मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे वीडियो, तो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स जो डिसीजन मेकिंग के हैं। 4 ways managers make decisions, classify decisions and decision making conditions, describe different decision making styles, linear, non-linear, and discuss how biases affect decision making, identify effective decision making techniques। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डिसीजन है क्या। मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 2 or more alternatives। Managers at all levels and in all areas, high organization may make decisions. That is, they make choices. Although decision making is typically described as choosing among alternatives, लेकिन this is too simplistic, क्योंकि decision making is and should be a process, not just a simple act of choosing among two things। ये मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं। इट शुड बी अ प्रोसेस और इसके पीछे कुछ रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 8 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, उसके बाद उसका क्राइटेरिया, फिर एलोकेटिंग वेट्स, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव, सिलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, और देन इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। अगर नहीं है तो इट गोज ओवर अगेन। तो इस केस में आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? एक ऑब्स्टिकल है, एक हर्डल है। an obstacle that makes it difficult to achieve a desired goal। ठीक है, every decision starts with a problem or discrepancy between an existing and desired condition। ठीक है, अमेंडा है, एक बंदी है, वो एक सेल्स मैनेजर है और उसकी कंपनी में लैपटॉप्स की ज़रूरत है। तो उसने सबसे पहले डिसीजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया कि उसके जो चीज़ चाहिए वो लैपटॉप में क्या है। उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, बैटरी लाइफ चाहिए, वारंटी चाहिए, कैरिंग वेट चाहिए। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, उसने वो वेट्स उसको एलोकेट किए कि एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी स्टोरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इंपॉर्टेंस है बैटरी लाइफ की, फिर कैरिंग वेट की, फिर वारंटी की, फिर डिस्प्ले क्वालिटी की। फिर उसने ऑल्टरनेटिव्स देखे कि कौन सी ब्रांड्स हैं जो ऑफर हो रही हैं, और उनको उसने जो उसने ये सेट किया था कि इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है, उसने नंबर किया आउट ऑफ लाइक 10 कि कौन सा लाइक है जिसकी मेमोरी स्टोरेज अच्छी है, बैटरी लाइफ अच्छी है, एंड शी लिस्टेड ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद उसने उन ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया, उसने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखी, और उसने उसके बाद क्या नाम है, क्राइटेरिया में से एक ऑल्टरनेट चूज़ किया जो सबसे बेस्ट था सब में से, जिसकी टोटल वेट सबसे ज़्यादा था। जैसे कि अगर ये मेमोरी स्टोरेज उसने यहाँ पे 100 कर दिया, पिछले में 10 था, बट चलो कोई नहीं। अब सबसे ज़्यादा जो है वो एच पी प्रोबुक की और डेल इंस्पिरॉन की। इसमें जब टोटल किया सारी चीज़ों का, तो सबसे हाई नंबर आया वो डेल इंस्पिरॉन का था। तो उसने अपना जो ऑल्टरनेटिव है वो डेल इंस्पिरॉन पिक किया कि दैट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट किया, उसने पीएन को भेजा कि जाओ फीस सेंटर्स ले आओ। अब तो खैर जल गया है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो ले आया और वो इफेक्ट वो दे दिए गए। उसके बाद उसने अपनी साउंडनेस ऑफ डिसीजन चेक की कि क्या उससे फ़ायदा हुआ है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, या स्टिल कोई मसला रह गया है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो गुड, और अगर नहीं हुई तो दिस प्रोसेस गोज ओवर अगेन। इसके बाद आ जाता है कि डिसीजन मैनेजर क्यों रहते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, ये 8 स्टेप्स, ये हो सकता है लॉन्ग आ जाए। Decisions managers may take planning में organizing, leading or controlling। What are organizations long term objectives, what strategies will be best to achieve those objectives। ठीक है, what should organizations short term objectives be, how difficult should individuals goals be, how many employees should I have to report directly to me। एक organization organizing का वो है decision। और हाउ मेनी सेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ शुड जॉब्स बी डिजाइन, फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ना, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, मेकिंग डिसीजंस, रैशनैलिटी। तो रैशनल बेसिकली रैशनल डिसीजन मेकिंग है डिस्क्राइब्स चॉइसेस दैट आर लॉजिकल एंड consistent while maximizing value। assumptions of rationality, देखो, we assume that managers will use rational decision making। That is, they will use logical and consistent choices to maximize value। After all, managers have all sorts of tools and techniques to help them to be rational decision makers। Managers aren't always rational, ठीक है। तो rational decision making क्या है? Rational decision maker should be fully objective and logical। The problem faced would be clear and unambiguous, and the decision maker would have clear and specific goal a clear and specific goal and know all possible alternatives and consequences। Finally, making decisions rationally would consistently lead to selecting the alternative that maximizes the likelihood of achieving goal। तो आसान अल्फाज में आंखें खोल के, ठीक है, और अपने होशो हवास में होते हुए रैशनल डिसीजन लेना, यानी कि अपनी जो इर्द गिर्द लॉजिकली और हर तरह से लाइक प्रेजेंटली उसको हैंडल करना,
और रैशनली सोचना उसके बारे में और डिसीजन लेना, दैट इज़ रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि लॉजिकल और कंसिस्टेंट डिसीजन लेना। फिर आ जाती है बाउंडेड रैशनैलिटी। अब उसी रैशनल डिसीजन को लेना लेकिन लिमिटेड और बाउंडेड टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैक्सिमाइज वैल्यू करो लेकिन उतनी करो जितना एक बंदा हैंडल कर पाए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट डिसाइसिवली बट केयरफुली। सेटिस्फाइज, एक्सेप्टिंग सॉल्यूशंस दैट आर गुड इनफ व्हेन द डिसीजंस डोंट फिट द assumption ऑफ परफेक्ट रैशनैलिटी। जब आपको बहुत बेस्ट परफेक्ट ना मिले, जैसे हम कहते हैं ना कि एक मुझे नहीं पता कोई नून लीग वाले देख रहे नहीं देख रहे, बट यार दिल पे ना लेना। एक हम कहते हैं एक तरफ पीएमएलएन है, एक पीटीआई वाले कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं पीपीपी है। तो इमरान खान गद्दार नहीं है, बेवकूफ़ है, ठीक है, लेकिन लेसर इवल इसी को चूज़ करो, दैट इज सेटिस्फाइज। अब अंधों में काना राजा कह लो, यही ऑप्शन मिली तो ये पिक कर ली, तो सेटिस्फाइज। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, एन इंक्रीज कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन डिस्पाइट एविडेंस इट मे हैव बीन रॉन्ग। ठीक है, आपने कोई एक कमिटमेंट कर दी कि मैं ऐसे करूंगा, और फिर आपको वो आपसे गलत होगी, लेकिन फिर आपने और एनर्जाइज होगा, अच्छा ऐसे ही अब तो मैं करके दिखाऊंगा, तो आपकी वो मोरल बहुत बूस्ट होगी। सो दैट इज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इंटुइटिव डिसीजन मेकिंग, यार अपनी गट फीलिंग के ऊपर ना डिसीजन लेना, यानी कि मेरे पास एग्जाम में 4 MCQs आए हैं, ABCD, यार बी लग रहा है, बी लगाता हूँ, दैट इज़ इंटुइटिव डिसीजन मेकिंग। और फिर आ जाती है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, EBMGT, यानी कि मेरे पास जो एविडेंसेस हैं उनको यूज़ करना टू मेक द बेस्ट डिसीजंस, अपनी एविडेंसेस से डिसीजन लेना। और स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आगे रहती है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम डिसीजन। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेमिलियर एंड इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनके लिए प्रोग्राम डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं? रेपिटेटिव डिसीजंस दैट कैन बी हैंडल्ड बाय रूटीन अप्रोच, जो एक रूटीन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए एक पहले से चलता चलाते एक हिरार्की में प्रोग्राम डिसीजन आ रहा होता है कि ऐसे ऐसे करके ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ए प्रोसीजर है, सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो अच्छी ऊपर हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स है सीधी सीधी होती हैं, इसके लिए जो हम प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं उसके अंदर जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं वो प्रोसीजर होता है। रूल होता है एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स मैनेजर्स व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन, और पॉलिसी गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजन। तो रूल देखो, रूल है यूनिवर्सिटी में नो स्मोकिंग, नो किसिंग 2000 रुपये फाइन है, लिख के लगाया हुआ है उन्होंने, नो लिटरिंग 2000 रुपये फाइन है, रूल है। पॉलिसी, आपको कोई मसला आएगा, आप सबसे पहले अपने बैच हेड के पास जाएं, फिर बैच हेड आपको आगे जो हम भी वो डायरेक्ट कर दें। एक गाइडलाइन है कि टू इफ़ यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपने किसी के पास जाना है, कोई मसला आ रहा है, आप क्या करें, आप सीधे सीधे जाएं बैच हेड के पास, ही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, वो आगे सबको डायरेक्ट कर देगा। तो ये रूल और पॉलिसी में फ़र्क है, रूल स्पेसिफिक है, पॉलिसी जर्नल है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, रूटीन नहीं है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आर न्यू और अनयूजुअल, उनके लिए फिर एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन ही होगा जो यूनिक होएगा और नॉन रिकरिंग होगा नेचर में, एंड हैव टू एंड इन्वॉल्व कस्टम मेड सॉल्यूशंस। तो जो रूटीन प्रॉब्लम्स नहीं हैं उनके लिए यू हैव टू मेक नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अच्छा, तो प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में आगे टाइप ये चार्ट है, ये पढ़ लिएगा, ये एक डिफरेंस आपको कर देता है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लॉन्ग में, अव्वल मुझे लगता है आएगा नहीं, तो ये डेफिनेशन दी, ठीक है। फिर यहाँ से टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ये चार्ट बना देना। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डिसीजंस में स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मैनेजरियल लेवल लोअर अपर, ठीक है। जो लोअर लेवल होते हैं मैनेजर्स का वो डील करता है प्रोग्राम से, जो नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो अपने से बड़ों के पास लेके जाते हैं, वो टॉप लेवल देखती है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। फ्रीक्वेंसी रेपिटेटिव रूटीन होता है, न्यू अनयूजुअल होता है, इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल होती है प्रोग्राम्ड की, और नॉन प्रोग्राम की एम्बिगस होती है और इनकम्प्लीट होती है, पता नहीं होता। गोल स्पेसिफिक क्लियर होते हैं और नॉन प्रोग्राम में कुछ अंदाज़ा नहीं होता। टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट होता है प्रोग्राम के लिए, और नॉन प्रोग्राम में यू हैव टू टेक टाइम टू थिंक इट, तो रिलेटिवली लॉन्ग होता है। सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर रूल्स पॉलिसीज प्रोग्राम्ड का, और नॉन प्रोग्राम्ड का जजमेंट और क्रिएटिविटी। जहाँ पे आप प्रोग्राम डिसीजंस प्रोसीजर रूल्स पॉलिसी से ले सकते हैं वो सही है, जहाँ पे आपके पास नॉन प्रोग्राम जजमेंट क्रिएटिविटी चाहिए तो यू शुड यूज डिज़ाइन थिंकिंग, जिसके बारे में एंड पे बात करेंगे, तो टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। इसके बाद आ जाती है डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। सर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी है, मुझे पता है कि ये मैं सर्टन हूँ कि ये ऐसे होगा, तो आई एम श्योर अबाउट अ थिंग, दैट सर्टेनिटी। रिस्क, मुझे पता है इतने परसेंट चांसेस है सही हो, इतने परसेंट चांसेस है सही ना हो, मैं रिस्क पे खेल रहा हूँ। अनसर्टेनिटी, मुझे पता ही नहीं है कि यार शायद हो जाए शायद ना हो, तो ठीक है। सर्टेनिटी आई एम श्योर, रिस्क चांसेस मुझे पास परसेंटेज है, कितना परसेंट सही कितना परसेंट गलत है, मैं उस बेस पर डिसीजन कर रहा हूँ। अनसर्टेनिटी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं करूँगा तो क्या आएगा। थिंकिंग स्टाइल्स आ जाते हैं, द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू टेंड टू यूज एंड हाउ यू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन। लीनियर थिंकिंग स्टाइल है पर्सन टेंडेंसी टू यूज एक्सटर्नल डेटा फैक्ट्स, द हैबिट ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू रैशनल लॉजिकल थिंकिंग।
एक्सटर्नल फैक्ट्स और डेटा को यूज़ करके एनालाइज करके उस पर लीनियर थिंकिंग, उस पर रैशनल थिंकिंग करना, दैट्स अ लीनियर थिंकिंग स्टाइल. नॉन लीनियर गट फीलिंग के ऊपर है पर्सनस प्रेफरेंस फॉर इंटरनल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग दिस इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इनसाइट्स फीलिंग्स और हंचेस विद, वही ना मतलब. लीनियर थिंकिंग एविडेंस बेस्ड, लॉजिकल, रैशनल. नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल है गट फीलिंग के ऊपर. आगे रहते हैं डिसीजन मेकिंग में बायसेस और एरर्स. ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कि हमेशा यूज ऑफ थम, रूल्स ऑफ थम को यूज करना टू सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग. दे डोंट नो द रूल्स आर रिलायबल और नॉट. ठीक है. ओवर कॉन्फिडेंस बायस आ जाता है, इसके अंदर होता है होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ वन सेल्फ एंड वन परफॉर्मेंस. ओवर कॉन्फिडेंट होना जैसा कि नाम बता रहा है. उसके बाद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस हो जाता है. व्हाट डू वी वांट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. व्हेन डू वी वांट इट नाउ. तो वो अल्टरनेटिव चूज करना जो इमीडिएट रिवॉर्ड दे एंड अवॉइड इमीडिएट कॉस्ट्स. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना, दूर का ना सोचना, बहुत ही मतलब फौरी रिजल्ट चाहिए, दैट इज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस. एंकरिंग इफेक्ट आता है फिक्सेटिंग ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन, इग्नोरिंग सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे कि एक बंदा है, उसने गाड़ी लेनी, एग्जांपल देता हूँ, तो उसे किसी ने कहा कि देख लेना कि ना हिट ना हो, तो उसने छत पिलर फेंडर फलाना ढिमकाना सब देखा, उसने कहा नहीं जी उसकी फेंडर है ना वो हिट है, बाकी भी उसकी छत पिलर ठीक थे, उस छोड़ के आ गया. उसने एक गाड़ी ली, उसकी बाकी बॉडी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले ने लेके उस पर ड्रिफ्टें मारी थी, उसकी टायर सस्पेंशन की बची हुई थी फुल ऑन. ठीक है. तो वो लेके तो आ गया, लेकिन उसको किसी ने कहा हुआ था कि बस ये देख लेना, तो उसने वो खाली फेंडर माइनर सा हिट पे वो जो सही गाड़ी थी वो छोड़ दी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन पे फिक्सेट हो गया और उसने निगलेक्ट कर दिया दूसरे एस्पेक्ट को. तो ये एंकरिंग इफेक्ट है. ठीक है. हालांकि छत पिलर दोनों के जेन्युइन है, तो सो द वन जिसका फेंडर हिट था वो गाड़ी बेटर थी, बट ही वेंट विद द अदर वन जिसकी टायर्स की सस्पेंशन का बड़ा करके हुआ था. सिलेक्टिव परसेप्शन बायस. Selecting, organizing, and interpreting events based on decision makers' biased perceptions. When decoding the message or project their own interest and expectation, fact is not is we don't see reality, we interpret what we see and call it reality. Example. मेल टीचर का लेक्चर है, ठीक है, लड़की अंदर आई, उसने कहा मैं लेट हो गई, उसने एज्यूम किया कि यार इसकी बाकी रीजन होगी, उसने कहा बैठ जाओ. लड़का अंदर आया, उसने कहा मैं लेट हो गया, तो उसने कहा ये ड्रामे कर रहा है. लड़के ने आगे से बोला भी टायर पंक्चर, तो उसने कहा ड्रामे कर रहा है, उसने कहा दफा हो जाओ बाहर. सिलेक्टिव परसेप्शन बायस, उसने अपनी मर्जी से उसका नतीजा अखज़ किया. ठीक है. फिर आ जाते हैं कॉन्फर्मेशन बायस. सीकिंग आउट इन्फॉर्मेशन दैट रीअफ्रेम्स पास्ट चॉइसेस वाइल डिस्काउंटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन. यार अब नई कोई डिसीजन आया, आपने वो लेना है, कोई नई प्रॉब्लम आई है, यू आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर इट. अब उसमें आपको एविडेंस भी मिल रही है कि क्लैश आ रहा है आपके ने जो पहले एक डिसीजन लिया, लेकिन आप उस अनप्रोग्राम डिसीजन को भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को भी एक प्रोग्राम डिसीजन की तरह सॉल्व करना चाहो, और आप पिछले अपनी जो पास्ट चॉइसेस को उठा के फिट करना चाहो, तो एक कन्फर्मेशन बायस है कि ऑलवेज सीकिंग आउट पहले कैसे किया था और फिर उस रेफरेंस को करना. सो नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज कन्फर्मेशन बायस. फिर आ जाता है फ्रेमिंग बायस. सिलेक्टिंग एंड हाईलाइटिंग सच एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन वाइल इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट्स. जैसे कि मैं अगर कहूँगा ग्लास में आधे में पानी है, अगर मैं कहूँ ग्लास इज हाफ फुल, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि इट्स हाफ एम्प्टी. अगर मैं कहूँ ग्लास इज हाफ एम्प्टी, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि ग्लास इज हाफ फुल. द प्रॉपर थिंग इज ग्लास इज हाफ फुल एंड ग्लास इज हाफ एम्प्टी. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फ्रेम इट. अगर आप फ्रेमिंग बायस ये है कि अगर मैं इसे फ्रेम कर दूं कि यार ग्लास इज हाफ एम्प्टी, तो मैं उसको एक नेगेटिवली फ्रेम कर रहा हूँ. ग्लास इज हाफ फुल मैं पॉजिटिवली फ्रेम कर रहा हूँ. ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी मैं इसको न्यूट्रल रह के फ्रेम कर रहा हूँ. तो फ्रेमिंग बायस इज एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेना, या एम्प्टी को ले लूँ या फुल को ले लूँ और दूसरे वाले को इग्नोर कर दूँ. दिस इज फ्रेमिंग बायस. रैंडमनेस बायस. क्रिएटिंग अनफाउंडेड मीनिंग आउट ऑफ रैंडम इवेंट्स. जैसे कि ना काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दिन में रोज गुजरेगा. अब ये एक रैंडमनेस बायस है, दैट केम आउट ऑफ नोवेयर. ठीक है. इसका कोई ताल्लुक नहीं था. फिर है सेल्फ सर्विंग बायस. टेकिंग कोई क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर फेलियर. ठीक है. पेपर अच्छा हुआ जी, मैं तो बहुत कोई आइंस्टाइन का बच्चा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा था, मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, तो मैंने क्रेडिट ले लिया. पेपर बुरा था यार, वो टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, वो पता है इन्विजिलेटर सही नहीं था यार, वो पेपर उसने सही नहीं बना के दिया था, उसने उस चैप्टर में से नहीं दिया जो मैंने नहीं किया था. ठीक है. तो ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर फेलियर्स. ये सेल्फ सर्विंग बायस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, और हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और होप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके अंदर ये होगा, तो काइंडली एड्रेस दिस. हाइंडसाइट बायस. मिस्टेकनली बिलीविंग दैट एन इवेंट कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड वंस द एक्चुअल आउटकम इज नोन. जैसे कि बना हुआ है कि डाइवोर्स हो गई है, तो डाइवोर्स होने की न्यूज़ इस बंदे को मिली, उसे लगा जैसे मुझे पहले ही पता था कि इनको डाइवोर्स होने, तो उसने कहा आई न्यू दे वुड गेट डाइवोर्स. उन्होंने कहा हाँ यार राइट, यार राइट, गॉट दिस गाय. यानी कि अपनी आप को ओवर एस्टिमेट करना. ठीक है. कि मैं यानी कि यू डिडंट न्यू, लेकिन जब आपको बाद में बात पता चली आपको ऐसा लगा कि मुझे पता था. दिस इज हाइंडसाइट बायस. ठीक है. उसके बाद ये पॉज करके पढ़ लेना, पढ़ना हो तो डिज़ाइन थिंकिंग में बता देता हूँ. डिज़ाइन थिंकिंग इज अप्रोचिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एट डिजाइन अप्रोच डिज़ाइन प्रॉब्लम्स. जब आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और सारा कुछ नहीं, आपकी जो ट्रेडिशनल मैंने ऊपर पढ़ा है सारा कुछ इससे नहीं हो रहा था, तो आप फिर क्रिएटिवनेस पे ही और गट फील पे ही डिसीजन लेना पड़ता है. उसमें आप इस तरह टैक्टफुली उस डिसीजन को लेते हैं, लाइक अ डिज़ाइनर, जिस तरह डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है वैसे यू डिज़ाइन थिंकिंग.
आप अपनी अप्रोच को उस तरह से डिज़ाइन करते हैं। सो बेसिकली ये है अप्रोचिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एज डिज़ाइनर अप्रोच डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। ये शॉर्ट आएगा, इसको इतना ही लिख देना अगर पेपर के लिए है। बाकी ये है कि इससे ज़्यादा मुझे भी इसको मैं समझ नहीं पाया। दिस इज़ अ रियली रियली क्रेजी टॉपिक। तो दैट्स प्रीटी मच इट, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।